नमस्कार दोस्तों, जब सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया हो तो उस समय सत्ता की सबसे ज्यादा महत्ता होती है। यानी ये कहे कि सत्ता के साथ खड़े होने की ताकत और सत्ता के साथ खड़े होकर के ताकत का पहचान, यानी कानून के राज को खत्म करते हुए अपनी मुट्ठी में ताकत को समेटना होता है। यानी ये कहे कि करप्शन का हिस्सा हो, भ्रष्टाचार का हिस्सा हो, यानी कानून के राज का खत्म होने का तरीका हो, या फिर समाज के भीतर केवल और केवल अपने बचाव के रास्ते हो, या इससे हट करके कुछ भी बचता नहीं। और मौजूदा समय में बिहार की राजनीति, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां और शायद भारतीय समाज के भीतर हर तबके को ले लीजिए, आज के दौर में कोई एक ऐसा तबका आपको मिलेगा नहीं जिसके भीतर गुस्सा ना हो, क्योंकि बीते 3-4 दशकों के भीतर जो कुछ बिहार ने देखा है वैसी परिस्थिति भारत देश के किसी अन्य राज्य में कभी हुई नहीं। अगर हुई भी तो वो बदल गई। और ये परिस्थिति शायद मंडल कमंडल की उस राजनीति से निकल करके आई है जिसके भीतर इस भारत देश में हाशिए पर पड़े हुए तबकों के भीतर का आक्रोश था। उनको हक की लड़ाई लड़नी थी। और तो और मंडल की राजनीति ने बिहार की राजनीति के पूरे चरित्र को एक ही झटके में बदल डाला था। ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर भी आई, ये परिस्थिति मध्य प्रदेश राजस्थान के भीतर भी आई, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जो बीते 3-4 दशकों से मंडल की राजनीति के चक्रव्यूह के भीतर लगातार उलझा रहा, फंसा रहा। लेकिन उससे आगे निकल पाने की परिस्थितियां सिस्टम के तौर पर, कानून के राज के तौर पर, या फिर ये कहे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के तौर पर पूरे तरीके से विफल बिहार में रही। और इसका असर मौजूदा समय में यही है कि जो कोई भी सत्ता में है उसको केवल इसी बात का गुमान है कि वह कल जेल नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कोई आपराधिक एफआईआर दर्ज नहीं होंगे, वो सड़क के ऊपर पीटा नहीं जाएगा। यानी ये कहे कि उसका सुरक्षा का दायरा वह सत्ता है, जो सत्ता बिहार की जनता ने यह सोच करके चुनी कि सच में उनके हित में कोई काम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आप, या फिर ये कहे कि मुख्यमंत्रियों की लिस्ट को अगर देखिएगा बिहार के भीतर का, 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, 7 साल तक वो मुख्यमंत्री बिहार के रहे। 1997 में राबड़ी देवी, यानी 1997 में राबड़ी देवी, जब लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा, चारा घोटाला का आरोप लगा, तब उनको जेल जाने का रास्ता दिखाई दिया, या फिर कहे कि दिखाई दिलाया गया, या उस समय जो भी समझ लीजिए। उसके बाद दिल्ली के निर्देश के हिसाब से गद्दी छोड़ी गई। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जो 1997 से लेकर के नीतीश कुमार के आने तक, यानी ये कहे कि 2005 तक वही मुख्यमंत्री रही। और 2005 में जब नीतीश कुमार आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते चले गए। 2005 से 2014 में खुद को लेकर के भरोसा डगमगाया। जीतन राम मांझी को 2014 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जीतन राम मांझी को बैठा दिया, और 2015 में फिर से वो सत्ता में आ गए। अभी भी वो सत्ता में, और यह चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमर रहा है। लेकिन इस समय में चाहे पिछड़े तबके का जिक्र कर लीजिए आप, चाहे कुर्मी समुदाय का ही जिक्र कर लीजिए जिससे नीतीश कुमार खुद ही आते हैं, चाहे आप लालू प्रसाद यादव की जाति के मद्देनजर यादव समुदाय का जिक्र कर लीजिए बिहार के भीतर, या फिर आप ओबीसी का ही जिक्र कर लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के मुस्लिमों का जिक्र कर लीजिए आप। और यहां तक कि जो विकल्प की राजनीति गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पीछे खड़े होकर के बिहार के भीतर गढ़ने की कोशिश की, या फिर गढ़ना चाहा, वो सब कुछ कहीं ना कहीं फेल ही रहा। इसीलिए बिहार के अंदर किसी भी चेहरे को अगर आज के दौर में देखिएगा और उससे अगर राजनीति के जिक्र कीजिएगा, तो उसके भीतर का आक्रोश उबाल मारेगा। ये उबाल सबसे ज्यादा बिहार के युवा तबके के भीतर मौजूदा वक्त में है, उस युवा तबके के भीतर जिसके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी देने को कोई भी तैयार नहीं है। नौकरी तो छोड़ दीजिए साहब, जो राज्य के जो जितनी भी परीक्षाएं होती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी बीपीएससी है, वह भी एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया गया। चाहे पेपर लीक के आधार पर हो, चाहे पेपर बेचने के आधार पर हो, चाहे उसके जरिए भर्ती जिनकी हो रही है उस आधार पर हो। यानी ये कह रहे कि लाखों युवा छात्रों के भीतर का आक्रोश पटना के बेली रोड के भीतर, जहां पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, गर्दनी बाग में जहां पे होते हैं,
वहां से कभी मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ता है तो कभी राजभवन के चौखट पर उस दरवाजा को खटखटाना चाहता है, कभी हाईकोर्ट के रास्ते चल पड़ता है बिहार के युवा, कभी गांधी मैदान का रास्ता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे जाकर के बैठ जाता है। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन गुस्सा चरम पर है बिहार के युवाओं का। क्या ये परिस्थिति सच में बिहार के भीतर जाति जनगणना के बाद किसी भी जाति को लेकर के कोई भी आज के डेट में ये कह सकता है कि हाँ ये समुदाय खुश है? 15.15% अपर कास्ट है बिहार के भीतर, ऊंची जाति। क्या उसके भीतर का गुस्सा वहां पर आपको नजर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल नजर आएगा, बिल्कुल नजर आया होगा। क्या ऐसी परिस्थिति बिहार की राजनीति के भीतर आकर समा गई है जिसके सामने तीन चुनौतियां इस बार मुंह खोल करके खड़ी है? एक चुनौती तो यही है कि पुराने सारे राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में, नया मैदानी खिलाड़ी जो है प्रशांत किशोर यानी पीके के तौर पर जो निकल करके आया है, वह भी अतीत की राजनीति में सिंधमारी करने की ही बात करता है। एक दूसरी रेखा खींच करके जीत पाने की सोच जो है डगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए एक आवाज यह भी लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये रास्ता आखिर निकलेगा किधर? और इस निकलते हुए रास्ते के बीच क्या तेजस्वी यादव के सामने मौजूदा समय में यह एक आखिरी मौका या फिर कहीं परीक्षा है, जब 3 दशकों से चली आ रही राजनीति के भीतर 2 बड़े सितारे लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक हिसाब से कहे तो मुहाने पर है, यानी अंत के मुहाने पर है, और वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की चलती कहाँ, यह भी बहुत बड़ा सवाल है मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर। बजाय इस बात के कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, कोई इनके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम का जिक्र न करे मुख्यमंत्री को लेकर के, तो नीतीश कुमार को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास, लालू यादव को हाशिए पर चले जाने की परिस्थिति, और इन दोनों परिस्थितियों के बीच में विरासत की राजनीति लिए हुए बिहार के लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव का सामने आना, और भारतीय जनता पार्टी के सामने मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती यही है क्या यूपी के भीतर तक वो राजनीति को डगमगा दिया और अपनी प्रयोगशाला खड़ा कर ली, लेकिन बिहार के भीतर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिंध लगा नहीं पा रही है? क्या वो मंडल की राजनीति के सामने, कमंडल की राजनीति तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन मंडल की राजनीति के सामने इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इस बात के कि वो अपने आप का मंडलीकरण कर ले और जाति के हिसाब से मंत्री भी बने, जाति के हिसाब से ऐलान भी योजनाओं का हो, और जाति के लिहाज से ही समीकरण भी बांधा जाए। इस बात से हट करके भारतीय जनता पार्टी भी क्या बिहार के भीतर चल नहीं पाई? यानी आप ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ इस समय में जब जाति की राजनीति के आसपास बिहार को अगर आप देखेंगे तो आप एक बात कह सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव का कद यहां पर बहुत बड़ा है। आप एक बात और कह सकते हैं कि हाँ, बिहार में तेजस्वी यादव परिवारवाद लेकर के चल रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लेकर के नहीं आए, उसी तरीके से जैसे कर्पूरी ठाकुर लेकर के नहीं आए थे। जब उनकी राजनीति खत्म हुई तब उनका बेटा रामनाथ ठाकुर आया, और रामनाथ ठाकुर उस समय केंद्र में, अभी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के हिस्से से वो राज्यसभा पहुंचे हैं। तो क्या ऐसे में विरासत की राजनीति और मंडल की पूरी राजनीति और कमंडल की राजनीति के जरिए बिहार के भीतर सत्ता तक पहुंच पाना मौजूदा वक्त में इन सभी का आपस में टकराव है। इस समय में जिस बिसात को अपने तौर पर बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव अपने तौर पे जो बिसात बिछा रहे हैं, क्या उसके सामने कोई विपक्षी नेता और नेता कोई टिक नहीं पाएगा क्या? लेकिन यहीं से एक और सवाल शुरुआत होती है कि पहली बार परिवारवाद पर सीधी चोट बिहार के भीतर तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और यह बात कह करके कर रहे हैं कि खुद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के भीतर का सच आखिर है क्या। पूरे मंत्रियों की लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, टटोल लीजिए, वो तो परिवार से ही निकला हुआ है। देख लीजिए। बात करते बताओ कितने मंत्री हैं परिवारवादी, कितने विधायक हैं परिवारवादी? तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? दीदी लालू जी पिछड़ा है,
नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत नाथ जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर आचार्य जी केवल मंत्री है जो परिवारवादी है। क्या करें, पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। सुन लिए, जाहिर सी बात है परिवारवाद की लिस्ट में जिस बात का जिक्र तेजस्वी यादव की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी एमएलए है जो नीतीश सरकार में शामिल है मंत्री बन करके। लेकिन यहीं से एक और सवाल शुरुआत होती है, क्या सच में यह चुनाव नीतीश वर्सेस लालू का नहीं है? यह चुनाव जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में नहीं है, बल्कि यह कहे कि यह चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में है? क्या यह चुनाव क्या बीजेपी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होना बिहार के भीतर और देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिसात होना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आगे बढ़ना है, और वहीं पर दूसरी तरफ लालू यादव का अतीत और तेजस्वी यादव की मौजूदा राजनीति, आपस में यही सब टकरा रही है क्या? तो एक पल के लिए बिहार के उस मंडल राजनीति के तहत जाति को परिस्थिति को जरा देख लीजिए, क्योंकि बिहार के भीतर जो पिछड़ा समाज है वो करीब करीब 27.12% है और अत्यंत पिछड़ा तबका जो है वह करीब करीब 36% इस अत्यंत पिछड़े तबके के किसी भी जाति समुदाय के बीच आप 5-10 मिनट बैठ करके किसी भी राजनीतिक सत्ता का जिक्र कर लीजिए उनसे, वो हर राजनीतिक सत्ता को अपने निशाने पर लेने से चुकेंगे नहीं। लेकिन सवाल है इसके आगे, एक सवाल यह भी है, लगभग 19-20% के आसपास दलित भी है। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री भी बने, दलित समाज से आते हैं, लेकिन क्या दलितों के साथ बैठ करके बिहार की आर्थिक परिस्थिति और सामाजिक स्थिति को लेकर के क्या दलित समुदाय के बीच अलग अलग जातियों के भीतर भी आप जब घुस करके बैठिएगा, उनसे बातें कीजिएगा, तो वहां पर भी आपको आक्रोश की आवाज सुनाई पड़ेगी साफ साफ। तो इसके मतलब मायने मौजूदा वक्त में आखिर है क्या? अगर अपर कास्ट जो इस बात को सोचता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा, तो फिर अतीत की पूरी राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी के आश्रय अगर परख ले, यानी ये कहे कि उत्तर प्रदेश के भीतर तक जाकर देख ले, तो राजपूत और ब्राह्मणों का आपस में टकराना इस बात का घोतक होता है कि दरअसल टकराव की राजनीति, या फिर ये कहे कि सुरक्षा देना और सुरक्षा पाने की सोच महज सत्ता की चाबी जिसके हाथ में होगी उसी जाति के आसपास रहेंगी। लेकिन सवाल है कि वो टकरा भी रहा होगा उन्हीं लोगों के साथ जो सियासी तौर पर साथ नजर आते हैं। तो क्या ये परिस्थिति बिहार के भीतर भी है, जहां पर खुद नीतीश कुमार की जाति से जुड़े हुए लोगों की भी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होता? वो ताकतवर है क्योंकि उनके जाति के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना केवल यादवों को आगे लेकर के जाएगा? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मुस्लिमों को नकार दिया, तो फिर मुस्लिम विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये सामाजिक सामान्य मैथमेटिक्स है, लेकिन इसके बाद की परिस्थिति यह है कि जो हमने पहले बताया कि जो बिहार में बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र जो बैठे हुए हैं, क्या उनके भीतर कोई झांक करके देखा, कोई परखा, कौन समझा कि उसमें कौन जाति का है, कौन किस जाति का है, कौन अपर कास्ट का है, कौन मुस्लिम है, कौन यादव समाज से है, कौन पिछड़ा वर्ग है, कौन अपर कास्ट से है? तो 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में इस चक्रव्यूह से आगे निकलना चाहते हैं और इसी में चेहचंद लगाने के लिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर ये कहे कि अतीत को, उन दिनों को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति सत्ता को बचाए रखने के लिए, या फिर कहे जिंदा रखने के लिए, वो अतीत के उन तमाम दौर को जिक्र किया करते हैं जब लालू प्रसाद यादव थे और सामने लालू यादव के बेटे हैं, तो इस बात से कहने से घबराते नहीं है कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमने भी तो 2 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, यानी हमारे विधायक आपके समर्थन में नहीं जाते तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। दरअसल सवाल ये नहीं है, दरअसल सवाल ये है कि बिहार के भीतर का किसान, युवा जो अभी जितनी पूंजी खेती में इन्वेस्ट करता है, लगाता है, वो उतना भी रिकवरी नहीं हो पाता है। अब पूरे देश में किसान की आय सबसे कम है। कल्पना के परे है ये परिस्थिति कि बिहार का किसान देश के 6 राज्यों में मजदूर बन जाता है तो ज्यादा कमा लेता है। उसमें पंजाब है, उसमें हरियाणा है, उसमें कर्नाटक है, यहां तक कि उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल होने लगा है, उसमें तमिलनाडु भी आ चुका है। यानी ये कहे कि बिहार में जिसके पास जमीन है, जो छोटे और सीमांत किसान है, वो मजदूर बनकर के दूसरे अन्य 6 राज्य के भीतर चल जाता है तो इससे ज्यादा कमा लेता है। तो अगला सवाल ये भी होगा कि बिहार के भीतर क्या परिस्थिति है? जिन मजदूर जो जाते हैं, जिन मजदूर को न्यूनतम मजदूरी जो है वो अभी बिहार में नहीं मिलती है, तो बिहार ने मजदूरों के लिए भी कोई रास्ता,
कोई नहीं ढूंढा, कोई नहीं तलाशा। मजदूर के लिए रास्ता बिहार में नहीं मिला, किसानों के लिए रास्ता बिहार में नहीं मिला, युवाओं के लिए रास्ता नहीं निकला, बुजुर्गों के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। और इस समय में कानून व्यवस्था बिहार के भीतर सत्ता के हाथ में कठपुतली बनकर के उस चाबुक की तरह नच रही है। जिसके ऊपर चाबुक पड़ेगा और किसके ऊपर चाबुक नहीं पड़ेगा, ये सत्ता डिसाइड करे। और कानून का मतलब सत्ता अपने बुलंद आवाज में अपने ताकत का एहसास करवाती है। तो क्या इसीलिए शायद बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर अतीत के उन राग को अपनाना चाहते हैं? देखिए, तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था ऐसा कानून। छोड़ो, अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बात में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 8 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, यशस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का। अब यहाँ पर सुशासन बाबू के कहे गए बातों को सीरियस पकड़िए और जरा वो बात 1994 का कर रहे हैं। मंडल के आश्रय 1990 में बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार साथ खड़े थे। 1994 के समय जातियों को लेकर के और जातियों के रास्ते को लेकर के पिछड़ा तबके के भीतर बड़ी हलचल मची हुई थी। ये हलचल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय तक के भीतर हुआ करती थी। लेकिन उस समय से अगर आगे 30 साल बाद अगर अभी झांकेंगे 2025 में, तो एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि इन 3 दशकों में बिहार के भीतर क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई बिहार में रोजगार पैदा नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर कदम नहीं रख पाया। अभी भी पुरानी परंपरा तौर पर माफिया उसी रूप में जा रहे हो, बालू के तौर पर हो या फिर रंगदारी के तौर पे हो, टैक्स मांगने के तौर पे। अगला सवाल आपके सामने एक और निकल के आएगा, क्या वर्तमान समय में बिहार बार बार उसी जातीय समीकरण के भीतर जाना उसकी क्या मजबूरी है? और यहीं से एक और सवाल उठती है तेजस्वी यादव का, क्योंकि चिराग पासवान मौजूदा वक्त में रामविलास पासवान के बेटे उस सियासत को अभी भी पूरी तरीके से साध नहीं पाए हैं बिहार के भीतर, जहां पर रामविलास पासवान अपने वोटों के साथ साथ दूसरे जाति समुदाय के वोटों को भी अपने साथ जोड़ने की ताकत रखते थे। यानी यहां पर एक सवाल है कि हनुमान बनकर के, यानी बीजेपी के हनुमान बनकर के बीजेपी का वोट अपने साथ कैसे लाया जाए, यह भी एक सवाल है अपने आप में। लेकिन ध्यान दीजिए, पासवान, बिहार में तारी का सवाल आता है, तारी को नीरा से जोड़ा गया, और उस समय जिस तरीके से 2016 के भीतर एक अधिनियम लाया गया, उसको संबोधित कौन कर रहा है? चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। उस समाज के भीतर जो 2% है, 2% से भी थोड़ा कम है, जो जातीय जनगणना के भीतर बिहार के भीतर सामने आया, उस हिसाब से अगर समझे तो बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव अपने तौर पर वो 2% वोट बैंक को भी खुले तौर पे कह रहे हैं कि हमारे सत्ता में आने के बाद आप हम ही को देखिए, आप यहां पर चिराग पासवान को मत देखिए। यानी ये कहे कि हर जाति समुदाय के भीतर जो उस जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति सत्ता तक चाहे पहुंचा हो, या फिर वो चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे केंद्र में मंत्री हो या विधानसभा में रहा हो, उस समुदाय विशेष का कोई मुश्किलात कम नहीं हुआ। तो उसमें खड़े होकर के बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव अब सही मायने में उस जाति जनगणना के दायरे में उस मंडल की दौर की परिस्थितियों को जगाते हुए, खरखराते हुए, हिलाते हुए इस समय आर्थिक परिस्थितियों के नारे को लेकर के एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, समाजवासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं।
तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए दाढ़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे दाढ़ी को हम लोग बाहर करेंगे और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे।